तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। और अपन वही फिर से आ गए हैं भाई, कीमोथेरेपी पार्ट 2। पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे भाई इसके। एक दिन पे भाई इस चैप्टर को निपटाने की कोशिश कोशिश कर सकते हैं। गारंटी तो भाई मेरे को पता नहीं कितनी, बट हाँ, ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपन इसको निपटाएंगे। एक सेकंड यार, ये फिर से खोलना पड़ेगा उसको। ओ, 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 बैक्टीरियल हो गया था अपना, अब सल्फोनामाइड और किनलोन्स। ठीक है। ये तो चालू करते हैं भाई, सल्फोनामाइड्स के बारे में बात करते हैं अब अपन। तो ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट थे। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भाई मैं AMA ही बोलूंगा भाई, ठीक है। बार बार एकदम मुंह दर्द देने लगा है बोलते बोलते। और अभी तो सही बताऊं तो ये दूसरा वीडियो है अभी। गोल तो है 4 वीडियोस बनाने का, अभी एक हुआ है 1/4। देखते हैं 4 या 5 कितने बनते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसको, ये ऑब्वियसली बात है भाई, एंटीबैक्टीरियल पढ़ रहे हैं तो और क्या होगा। हाँ, GI टीम थोड़ी नहीं यूज होगा उसका। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलामाइड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसका केमिकल नेम है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड का भाई ये वाला देखोगे कि ये वाला क्लासिफिकेशन देखोगे? ज्यादा अच्छा तो मेरे को ये वाला लग रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे को ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया गया है। बाकी तुमको दोनों ही सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेम ही है ना? कुछ का कुछ ना पड़ जाए। हाँ ठीक है, सेम ही है। ठीक है। सल्फोनामाइड्स तो सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स, जो कि मतलब आप ओरली दोगे तो आपके सिस्टम पे जाएगा, या IV के थ्रू लगाओगे तो आपके सिस्टम पे जाएगा, एंड देन उसके बाद एक्ट करेगा। शॉर्ट एक्टिंग होते हैं अपने 4 से 8 घंटे का एक्शन जिसका होता है सल्फा डायाजीन। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 से 12 घंटे सल्फा मिथॉक्साजोल। और लॉन्ग एक्टिंग यानी 7 दिन से ज्यादा तक के जो एक्ट करता है वो है सल्फा डॉक्सीन। ठीक है। और लोकल एक्टिंग एजेंट्स, मतलब मान लो आपको टॉपिकल क्रीम लगानी है फॉर एग्जांपल, तो सिल्वर सल्फाडायाजीन, अभी अपन ने बात की थी बर्न्स के केसेस में, मेफेनाइड या फिर सल्फेक्टामाइड, इनका यूज करेंगे। और अदर्स में आ जाता है सल्फासैलाजीन। ये लोकली भी आप यूज कर सकते हो, सिस्टमेटिकली भी यूज करते हो, दोनों। ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन। आप KDT वाला क्लासिफिकेशन भी वही सेम टू सेम ही है। शॉर्ट एक्टिंग सल्फाडायजीन, इंटरमीडिएट में सल्फा मिथॉक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग सल्फा डॉक्सिन। इस पे एक और ऐड है सल्फा मिथोपायराजीन। ठीक है। और स्पेशल पर्पस जैसे कि अपना सल्फेक्टामाइड, सोडियम सल्फासेलेजीन, तो ये टॉपिकल, और मतलब इन्होंने स्पेशल पर्पस पे बांटा है और इन्होंने पर्पस बताया कि भाई एक्चुअली में किस लिए यूज कर रहे हैं। तो ये वाला क्लासिफिकेशन मेरे को ऐसा लगा कि ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं तो भाई क्या है, जो अपना पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, प्रिकर्सर ऑफ फोलिक एसिड विच इज एसेंशियल। तो वही वो अपन को स्टेप पता है ना, 8वें वो, ये वाला कहाँ है भाई, बहुत पीछे है क्या अपन? हम्म, ये वाला। तो ये जो पाबा से ये DHA फिर डाइहाइड्रोफोलेट और फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है, तो ये इसमें सल्फा सल्जीन मतलब सल्फाडॉक्सिन और सल्फोनामाइड्स अपने एक्ट करते हैं। ठीक है। बाप रे, चल रहा है ना माइक? हेलो। तो कहाँ थे भाई अपन अभी? कितने पन्ने निपटाए? अभी तो बहुत है। देखते हैं भाई कहाँ तक के पहुंचते हैं आज। तो इसका मेन तो भाई ये देखो, मैकेनिज्म एक्शन ये है इसका, पैरामीनो बेंजोइक एसिड और डाइहाइड्रो, ये मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या चलता है, पैरामीनो से ये डाइहाइड्रोफोलेट और डाइहाइड्रो से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है। तो उसके लिए फोलेट सिंथेटेस लगता है और फोलेट रिडक्टेस लगता है ना? तो ऑब्वियसली अब सल्फोनामाइड क्या करते हैं, फोलेट सिंथेटेस की ऐसी तैसी मचा देते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो वही लिखा है सिमिलरली बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सल्फोनामाइड से, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। दे आर नॉट रेजिडेंट बस प्योर थायमिन। ठीक है। मेन तो अपन को बस ये देखना है, ये उसके मैकेनिज्म एक्शन का ये टेबल। बहुत देखो, इस चैप्टर की बात ये है कि इस चैप्टर को तुम अगर अभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो बहुत डेप्थ में जाने का उतना सेंस नहीं बनेगा। ठीक है। तुमको मेन मेन चीजें इसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी तुमसे एकदम सिर्फ सल्फोनामाइड के बारे में एकदम A to Z कोई नहीं पूछेगा। 95% चांसेस तो यही है। अब तुम्हारी अगर यूनिवर्सिटी तुमको फेल करना चाहती है ताकि वो फीस निकाल ले तुमसे एक और सेमेस्टर, और मतलब है ऐसी जगह, ऐसे मतलब होता है, काफी ज्यादा होता है।
कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट वाली है, तो उसने कहा कि यार पैसा कमाना है, तो 180 के बैच में से कितने पास हो रहे हैं, सिर्फ 50 लोग पास हो रहे हैं, बाकी के लोग फॉर्म भरो फिर भरो, झक मार के फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको 4,000 मांगे 4,000 दो, 5,000 मांगे 5,000 दो, तो ये चीज़ चलती है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस फिर भी नहीं पूछे जाते, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इजी टू को होते हैं। एक मिनट, कहाँ थे भाई अपन, ये। फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं सल्फोनामाइड पे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ने अभी तक के डेवलप कर चुका है रेजिस्टेंस। क्यों? डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फोलेट सिंथेटाइज फॉर द ड्रग, एफिनिटी कम करके, वही फ्लेक्स बढ़ा के, नहीं तो डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये चीज मतलब काफी बैक्टीरियाज ने ऐसा डेवलप कर लिया रेजिस्टेंस को, सल्फोनामाइड के मैकेनिज्म एक्शन को बाईपास करने का। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो सिस्टमिक सल्फोनामाइड वेल एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड उनको क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। एक चीज तो अपन को ये देख लेना, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, फीटल सर्कुलेशन पहुंचता है, बाकी एसिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटेड पार्टली अनचेंज एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, तो वही सब घिसी पिटी चीजें, ठीक है। अब इतनी फार्मा तुम पढ़ चुके हो आई थिंक, और ये सबसे लास्ट चैप्टर पे अपन आ चुके हैं, तो इतना तो तुमको घिसी पिटी चीजों के बारे में बार बार बताने का आई थिंक सेंस नहीं बनता। हाँ, कोई नया व्यक्ति अगर देख रहा है तो बात अलग होती है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये सीरीज जो है इसको आप पार्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वीडियो से आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नहीं तो आपको आधी चीज़ें समझ में आ सकती हैं और आधी चीज़ें नहीं भी आ सकती। अगर आप पहले से थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आपको सारी चीज़ें लगभग, बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूँ, नहीं तो कहो कि भाई कुछ भी छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। मैं पढ़ा भी नहीं रहा, मैं तो एक्चुअली में सिर्फ वार्तालाप कर रहा हूँ, देखा जाए तो फ्री में, वो भी। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनामाइड आर पुअरली सॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन एंड मे कॉज क्रिस्टल्यूरिया, हेमेटूरिया और इवन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये चीजें इसका साइड इफेक्ट है कि भाई सल्फोनामाइड से आपको सल्फोनामाइड पुअरली सॉल्युबल होता है एसिडिक यूरिन में, क्रिस्टल्यूरिया, हेमेटूरिया यानी कि यूरिन से ब्लड के ड्रॉप से ब्लड निकल सकता है, आपको ब्लड ड्रॉपलेट्स देखने को मिल सकती है, और इवन ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जम रहे हैं। दे अवॉइडेड बाय टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एल्कलाइनाइजिंग द यूरिन। तो एल्कलाइनाइज करने के लिए अगर बाई चांस तुम्हारे पास कोई केस आता है तो क्या करोगे तुम? आईवी पे सोडियम बाइकार्बोनेट चढ़ा दोगे, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ही चढ़ाओगे ना। हाँ। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूड स्किन रैशेज, इचिंग, ड्रग फीवर, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो भाई ये सल्फोनामाइड से आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैरेक्टराइज में इसमें कैरेक्टर क्या होगा? फीवर, इरिथमा मल्टीफॉर्मे, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में भाई उन्होंने जिक्र किया है। फिर पेशेंट विद G6PD डिफिशियंसी अगर जिसको है तो सल्फोन, तो वही एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है कि भाई आपका जो आरबीसीज है ब्लड में वो टूटने लग जाए। रेयरली कॉज हेपेटाइटिस, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो रेयरली होता है, पर होता है। यूज ऑफ सल्फोनाइड्स इन नियोनेट स्पेशली प्रीमेच्योर बेबी मे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम, ठीक है, ये पर मे है, ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। मे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर ये बिलिरुबिन क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, बेसल गैंग्लिया पे डिपॉजिट होगा, तो कर्निक्टरस करा सकता है भाई ये बच्चों में, ठीक है। तो एक चीज क्या, सल्फोनामाइड कर्निक्टर्स करा सकता है, रेयरली बोन मैरो सप्रेशन करा सकता है, G6PD वालों के साथ एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया करा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसका मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है, और क्रिस्टल यूरिया करा सकता है, ठीक है। ये एक एक दो दो जो शब्द हैं ये भी तुम याद रखोगे तो काम चल जाएगा एकदम, ऐसा नहीं कि तुमको सबका सब रटा ही रहना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ फेनिटोइन, मिथोट्रिक्सेट और ओरल एंटीकोएगुलेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म। तो ये सब तो ड्रग इंट्रैक्शन वाली बात हो जाती है जो अपन ने पहले भी देख चुके हैं। एंड मतलब हाइपो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में अपन ने देखे थे कि भाई सल्फोनिल और सल्फोनामाइड से क्या होता है ना, पोटेंशिएट कर देता है, तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया का चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं, रेयरली यूज्ड किया जाता है आजकल, पर फिर भी उसके कॉम्बिनेशन सब इन कहाँ का, सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथामीन, हाँ, इन कॉम्बिनेशन विथ आर्टिसोनेट, क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया, मलेरिया में यूज किया जाता है अभी भी कुछ जगहों पे क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया। और मैं ये भी कहूंगा कि मलेरिया आई थिंक काफी सारे रीजन्स में कम हो चुका है मलेरिया। अब डेंगी फिर भी प्रेवलेंट है देखने को,
पर मलेरिया, मतलब मैं अपने इधर जैसे बताऊं, अब इस रीजन पे या कहीं भी, तो मलेरिया के केसेस थोड़े से कम हो गए। पहले बहुत होते थे, मतलब अति में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते थे मलेरिया से और ख़त्म हो जाते थे। तो अब मलेरिया का प्रेवलेंस थोड़ा कम होते हुए देखा है ना। सल्फाडायाजीन एंड पायरीमेथामीन, ठीक है, ये दो का कॉम्बिनेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज सल्फाडायाजीन एंड पायरीमेथामीन। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है। फिर नोकार्डियोसिस में आप इसको यूज कर सकते हो। नोकार्डियोसिस में यूज कर लो सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम को। क्या होता है, स्यूडोमोनास जिरोवेशिया इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास था कि निमोनियो न्यूमोकोकस जिरोवेशियाई था। आई थिंक न्यूमोकोकस था, है ना। निमोनिया मोनिया कस करा रहा था। देख लेना भाई, कि मेरा आधा दिमाग तो बना रहा है अभी। फिर 1 घंटे चलेंगे, फिर 1 घंटे का, फिर 1 घंटे रुकेंगे, ऐसा ऐसा चलेगा। अभी 10 मिनट हुए। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेक्टमाइड, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन, ठीक है। आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट के हिसाब से मिलता है ये। हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है, न्यूट्रल पीएच एंड नॉन इरिटेंट नेचर ऑफ द ड्रग, गुड पेनिट्रेबिलिटी और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, लो इंसिडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, लो कॉस्ट, ये सब। फिर सल्वर सल्फर डायजीन एंड मेफेनाइड, ये किसके लिए यूज करते हैं अपन ने, मैंने बताया था बर्न वूंड के लिए। तो सिल्वर सल्फर डायजीन रिलीज सिल्वर आयंस विच आर टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ पस। तो पस या टिश्यू फ्लूइड अगर है प्रेजेंट है, बर्न्स जहाँ पे हुआ है, तो ऑब्वियसली सिल्वर सल्फर डायजीन का कुछ काम ज्यादा आ नहीं पाएगा। और उसको सिल्वर सल्फर डायजीन प्लस मेफेनाइड दोनों मिक्स करके देते हैं, टॉपिकली यूज करते हैं। सल्फासेलाजीन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ये बता सकते हो, रूमेटिक फीवर के लिए बता सकते हो यूज करते हैं, प्रोफिलैक्सिस के लिए करते हैं। तो ये था एक ग्रुप अपना। कॉट्रीमॉक्साजोल पे आएंगे अपन, है ना। कॉट्रीमॉक्साजोल क्या है भाई, ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में अपन ने पहली बात कर चुके जनरल फार्मा में। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई जैसे मैं एक ड्रग निकाल रहा हूँ, है ना, एंड उस ड्रग में, मतलब मैं दर्द के लिए कोई गोली निकाल रहा हूँ कि भाई बॉडी एक और वो सब ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने पैरासीटामोल लिया और मैंने एक्लोफेनैक, डाइक्लोफेनैक, हाँ डाइक्लोफेनैक, सोडियम डाइक्लोफेनैक लिया। एंड इनको एक कॉम्बिनेशन, इनका एक रेशो फिक्स किया कि भाई मेरे को इस तरह का चाहिए कि 1:1 पे, या फिर 2:3:1 पे मैंने, फॉर एग्जाम्पल 3:1 पे मैंने, मान लो अगर एक 400 एम जी या 400 एम जी की एक गोली है, ठीक है, जो कि मैं तुमको दे रहा हूँ, तो 400 एम जी में 300 एम जी पैरासीटामोल रहेगी और 100 एम जी डाइक्लोफेनाक रहेगा, इस तरह से। ऑब्वियसली डाइक्लोफेनाक का जो डोज है वो बहुत कम है, इससे तो 100 एम जी तो बहुत ज्यादा हो गया आई थिंक। पर इतना, मतलब मैं तुमको एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ कि उसी तरह से कॉट्रीमॉक्साजोल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पे होता है, एक फिक्स डोज है, ठीक है, ये आपको मिलता है कॉट्रीमॉक्साजोल। तो ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, एफडीसी है ये, ठीक है, ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम को जब आप 5:1 के हिसाब से मिलाओगे तो जो चूर्ण तैयार होगा उसको बोलते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल। तो कॉट्रीमॉक्साजोल क्या है भाई, चूर्ण है एक। किस चीज का चूर्ण है, सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, ये 2 AMA का मिक्सचर है, ये 2 AMA का चूर्ण है। तो ये क्या है भाई, देखो सल्फोनामाइड ग्रुप कहाँ पे काम कर रहा था अपना, फोलेट सिंथेटेज पे अभी ऊपर देखे थे, और ट्राइमेथोप्रिम DHFA। तो भाई मान लो कि अगर ये थोड़ा बहुत भी हो रहा होगा बाय चांस, तो ट्राइमेथोप्रिम वाला इसको होने से रोक देगा, तो वही एफिशिएंसी बढ़ गई, ये हिसाब किताब है। तो प्रोड्यूस सिक्वेंशियल ब्लॉकेड, अभी सिक्वेंशियल ब्लॉकेड या साफ साफ दिख रहा है, इसमें इतना फिर से पूरा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक भी इसकी, इस फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, टू ड्रग्स मैच ईच अदर ऑलमोस्ट क्लोजली। इसलिए मतलब ये सब तो एफडीसी की बात है कि भाई अगर कोई चीज तुम बेच रहे हो या कोई चीज तुमने बनाई है और वो अप्रूव्ड है, तो ऑब्वियसली उसके फार्माकोकाइनेटिक्स ऐसे सेम ही होंगे ना। ऐसा नहीं कि सल्फोना, मतलब सल्फोनामाइड 2 घंटे में काम कर देता है, ट्राइमेथोप्रिम को टाइम लग रहा है, मतलब कितना टाइम है, तो प्रेम 30 मिनट में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी लगभग, मोटा मोटा कि हाँ कोई 1 घंटे 50 मिनट में अपना एक्शन कर रहा है फर्स्ट ड्रग, तो सेकंड ड्रग भी मोटा मोटा 1 घंटे 55 मिनट या 2 घंटे में अपना एक्शन कर देती है, मतलब उसका पीक इफेक्ट आ जाता है, तो इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। फिर ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ये कब देखने को मिलता है भाई, 20:1 पे, है ना। तो सल्फा मेथोक्साजोल हमेशा ज्यादा होगी, 5:1 है
या फिर यहाँ पे जैसे ये ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इन ब्लड एंड टिश्यूज, तो ये भी बता रहे हैं। पर अपन मोस्टली 5:1 वाली जो अपनी अप्रूव्ड चूर्ण है जो अपन को मिलता है वो 5:1 का होता है, पर ऑप्टिमम की बात की जाए है ना तो वो 20:1। इट्स जस्ट लाइक कि भाई तुम्हारा रिश्ता जिससे हुआ है उसके साथ तुम्हारे 5 गुण मिल रहे हैं, ठीक है, अब ये तुम्हारा बंधन बन चुका है, ठीक है, ये हट नहीं सकता। पर अगर कोई ऑप्टिमम तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी एक्स के बारे में ख्याल है तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार मेरे तो उससे 20 गुण मिला करते, तो ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं 20:1। पर ऑब्वियसली वैसा नहीं मिलता, मतलब वो चीज जा चुकी है, नहीं यूज की जाती। इट्स जस्ट लाइक दैट। एडवांटेजेस की बात करते हैं, इंडिविजुअली बोथ आर वेक्टर स्टैटिक बट द कॉम्बिनेशन है साइडल, ठीक है, दोनों स्टैटिक थे पर जब मिल गए तो साइडल बन गए, मारने की मशीन बन गए, ठीक है। चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज ग्रेटली रिड्यूस, तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा, रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं। वेल ऑब्जर्व्ड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल में भी यूज कर सकते हैं। CSF, ठीक है, वही लिवर पे मेटाबोलाइज यूरिन से निकलेगा, ठीक है, बात खत्म। और वही कि डोज रिडक्शन इज नीडेड इन पेशेंट विद रीनल इनसफिशिएंसी, तो ये तो बेसिक सी बात है, कोई चीज़ अगर नेफ्रोटॉक्सिक है या रीनल सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है तो उस पर उसको इतने से यूज नहीं करेंगे, खत्म। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। कॉट्रिमॉक्सोजोल इज वेल टॉलरेटेड मोस्ट पेशेंट, मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट जितने सल्फोनामाइड के थे वही ज्यादातर उसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है। अब ये देखो सल्फोनामाइड स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, जैसे 5:1 है ना, तो ये सल्फा, अगर सल्फा मिथॉक्साजोल 400 mg है तो ट्राइमेथोप्रिम 80 हो गया ओरल IV पे, ये डबल स्ट्रेंथ पे ओरल सस्पेंशन पीडियाट्रिक टैबलेट अगर सल्फा मिथॉक्साजोल 100 mg है तो ट्राइमेथोप्रिम 20 mg होगा, भाई 5:1 पे ही चल रहा है, ठीक है। कॉट्रीमॉक्साजोल का जो चूर्ण है 5:1 पे चल रहा है। 5 किसका है, मतलब मेजर इंग्रेडिएंट कौन है इसमें देखा जाए तो सल्फा मेथॉक्साजोल, और अपना माइनर इंग्रेडिएंट कौन सा है, ट्राइमेथोप्रिम। और वही जी एक्सोरिएटेड डर्मेटाइटिस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसमें रेयर हो जाते हैं, पर है हो सकता है वही सल्फोनामाइड वाले कॉम्प्लिकेशन तो हो सकते हैं। ये सिम्टम ड्यू टू फॉलेट मेगलोब्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू फॉलेट डेफिशिएंसी में ऑकर लेटली, रेयरली, क्योंकि भाई आपके बॉडी में भी तो ऐसा नहीं है सिर्फ बैक्टीरिया को ही यूज है पाइहाइड्रोफोलेट का, मतलब फोलिक एसिड का, आपके आपकी बॉडी को भी तो फोलिक एसिड की नीड पड़ती है, एंड उसमें भी एंजाइम्स अपने काम करते हैं, असर करते हैं। तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं कि भाई आपको फोलिक एसिड की कमी हो गई। हाँ, स्पेशली इन एल्कोहलिक्स एंड malnourished पर्सन बोन मैरो सप्रेशन में कॉट्रिमॉक्सोजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मेन क्या है, कॉट्रिमॉक्सोजोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी पे, तो ऑब्वियसली बात है जब सल्फोनामाइड ही नहीं दे रहे थे अपन प्रेगनेंसी पे, है ना, तो अपन फिर कॉट्रिमॉक्सोजोल तो और नहीं देंगे। फिर UTI थेरापेटिक यूजेस क्या है, UTI में है, अब इसके देखो डोज और ये BD TD कितना देना है कितना नहीं, ये तुमको अभी एकदम रटने की या याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी जरूरत मेरे को है, मेरे को भी क्या, मेरे को अभी फिर पढ़ना पड़ जाएगा ये। एक्चुअली में इसकी जरूरत है जब आप इंटर्नशिप पे जाओगे, या फिर आप एक्चुअली जब दवाई प्रिस्क्राइब करोगे तब आपको तो एग्जैक्ट मतलब डोज थोड़े से पता होने जरूरी हो जाते हैं कि भाई 800 mg प्लस 160 mg इतना इतना दो, डबल स्ट्रेंथ डोज BD फॉर 3 days, क्रॉनिक एंड रिकरेंट लोअर गला बैठने लगा है। हाँ, तो ये बैक्टीरियल मेनली क्या है, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेटाइटिस पे इसको यूज किया जाता है कॉट्रिमॉक्सोजोल का, और यूटीआईज में यूज किया जाता है, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर UTI, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से जो होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ड्यू टू H इन्फ्लुएंजा एंड मॉक्सरेला कैटरालिस। बैक्टीरियल डायरिया में इसका यूज कर लोगे भाई आप, शिजेला इकोलाई साल्मोनेला, है ना, बट मोस्टली उस तब फ्लोरोक्विनोन ज्यादा प्रिफर्ड एजेंट होते हैं। बैक्टीरियल डायरिया जब होता है तो मोस्टली आप कॉट्रीमॉक्साजोल दे सकते हो एज एन सेकंड अल्टरनेटिव, बट अगर आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है तो आप उनको देना प्रेफर करते हो। न्यूमोसिस्टिस जिरोविशिया, हाँ न्यूमोसिस्टिस ही था यार, कहीं और स्यूडोमोनास पहुंच गया था क्या, न्यूमोसिस्टिस जिरोविशिया इन्फेक्शन। हाई डोज ऑफ कॉट्रीमॉक्सोजोल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, तो ये तो तुम समझ गए साफ साफ, है ना। नोकॉर्डियोसिस पे इसका यूज कर सकते हो, कैंक्रोइड में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कैंक्रोइड में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है, पर है ना,
अब अगर एजिथ्रोमाइसिन नहीं है तो आप कॉट्रिमोक्साजोल भी दे सकते हो, क्योंकि इक्वली इफेक्टिव है कॉट्रिमोक्साजोल भी। पर ड्रग ऑफ चॉइस अगर मैं पूछ लूँ कैंक्रोइड के लिए, तो शैंक्रोइड है, कुछ लोग कैंक्रोइड है, जो भी बोल सकते हो, शैंक्रोइड भी बोलते हैं कुछ लोग, जो कि हीमोफिलस डुकरी से डुकराई डुकरी हीमोफिलस डुकराई या फिर डुकरी, डुकरी यानी बुढ़िया होता है, काफी जगह पे डुकरी बुढ़िया बोलते हैं, बूढ़े मतलब एल्डर फीमेल, बूढ़ी फीमेल, बुढ़िया। तो ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन होती है कैंक्रोइड में, शैंक्रोइड, पर कॉट्रिमोक्साजोल भी इक्वली इफेक्टिव है। टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, फ्लोरोक्विनोन्स और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ये सेफ्ट्रायाक्सोन है ना, सेफोपेराजोन, या फिर फ्लोरोक्विनोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब। बट कॉट्रिमोक्साजोल मे ऑल्सो भी इफेक्टिव। ठीक है, फिर आते हैं क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स में। हाँ, रुको भाई। आते हैं भाई वापस क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स में। तो क्विनोलोन्स की जैसे बात करते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट किसके? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इकोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सियला, इंट्रोबैक्टर, सैल्मोनेला, शिगेला, ये सब पे, बट नॉट स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के इतने इफेक्टिव नहीं है। इनिबिट क्या करते हैं? मेनली इनका क्या है हिसाब किताब है? डीएनए गायरेज एंजाइम को ये रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, और अपन ने ऊपर देख चुके हैं वो डायग्राम पे। तो तुम चाहो तो वो डायग्राम को बना के ही ना उस पे, वहाँ पे तो नहीं, उस डायग्राम पे ही ना भाई लिख लो कि 1 पे क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ लिखा था क्या? कॉपी में था यार ऐसा, वो ये जो डायग्राम अपन ने ऊपर देखे है ना, जिसमें मैकेनिज्म एक्शन है पूरे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के, तो उसमें जैसे 1 है तो उस पे कौन कौन से ग्रुप्स किन किन जगह पे काम कर रहे हैं, तो उससे एक ही बार में आपका मैकेनिज्म एक्शन खत्म हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ट्रीटमेंट किसके लिए? अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए यूज किया जाता है क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स को। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से जो होते हैं डायरिया ड्यू टू शिगेला और सैल्मोनेला। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जीआईटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड इससे ही होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्या क्या है तो वो देख लो। क्विनोलोन्स में देखो, क्विनोलोन्स में एक तो नॉन फ्लूरिनेटेड क्विनोलोन्स, तो इसमें नैलिडिक्सिक एसिड, ठीक है, नैलिडिक्सिक नैलिडिक्सिक एसिड जो है भाई, ये डीएनए गायरस को इनहिबिट करता है, क्योंकि पूरे ग्रुप ही डीएनए गायरस को इनहिबिट करता है। पर ये सबसे पहला क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्विनोलोन यही था जो कि फाउंड हुआ था। उसके बाद यूटीआई में ट्रीट किया जाता था, उसके बाद फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स का इजाद हो गया। फ्लोरोक्विनोलोन्स में फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और पेफ्लॉक्सासिन, इसमें से दो तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना। नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको याद होने चाहिए फर्स्ट जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन जो कि अभी वाइडली यूज किए जाते हैं अपने इधर, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके आई ड्रॉप्स आते हैं, जेमिफ्लॉक्सासिन, फ्लोरिफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, स्पैरफ्लो स्पारफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो लीवो और मॉक्सी ये तो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं वाइडली, और जेमी भी कभी कभार। पेनिसिलिन तो बाद में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म एक्शन तो सीधा सिंपल सा था भाई, क्या? डीएनए, देखो डीएनए गायरेज टोपोमरेज आई, टोपोमरेज टू, टोपो आइसोमरेज टू, जो डीएनए गायरेज जिसको बोला जाता है, साथ वही सेम नाम है, अलग मतलब सेम, एक ही बंदा है, उसका अलग अलग नाम है। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, डीएनए गायरस को इनहिबिट करेगा, निकिंग फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड री सीलिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए गायरस करता क्या था भाई, वो अगर तुमको मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर याद होगा, तो उसमें डीएनए को जो क्या बोलते हैं, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो उसको जो काटने का और जोड़ने का जो अलग अलग पूरा सिस्टम चलता है ना, उसमें ये अपना डीएनए गायरस का फंक्शन था। गायरस यानी आई थिंक जोड़ना, है ना। एक हेलिकेस था जो कि तोड़ता था, और गायरस जोड़ता था, ये सब। टोपोमरेस 4 ये ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है, तो फर्क देख लो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या टोपो आइसोमरेज 2 को इफेक्ट कर रहा है, और ग्राम पॉजिटिव वाले में टोपो आइसोमरेज 4 को। तो ये इसके मैकेनिज्म एक्शन लगभग है तो सेम ही, कि निकिंग सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड फॉलोइंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे तैसे मचाएगा। पर ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमरेज 4 और ग्राम नेगेटिव वाले में टोपोआइसोमरेज 2। ठीक है, नेगेटिव 2, पॉजिटिव 4। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, बैक्टीरियासाइडल होते हैं, इनहिबिट, ये सब तो भाई सेम बात, अपन जो ऊपर ऊपर जो है मैकेनिज्म एक्शन वही इसमें लिखा हुआ है एक बार और। फिर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग, हाईली इफेक्टिव एरोबिक
ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, तो इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, क्लेप्सियला, सैल्मोनेला, शिगेला, हीमोफिलस डुक्रियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, विब्रियो कोलेराई, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। बहुत ही सारा, मतलब अच्छा खासा स्पेक्ट्रम है इसका, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कहलाएगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक्टिविटी अगेंस्ट एसोरिया, सुडोमोनास एंड ट्यूबरकुलोसिस भी है, कुछ 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 हद तक के इसमें भी एक्टिविटी होती है इसकी, इसलिए अपन इसको सेकेंड लाइन ड्रग की तरह भी यूज करते हैं, है ना, लीवोफ्लॉक्सासिन को खासकर। ट्यूबरकुलोसिस में जब अभी अपन एंटी टीबी ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें उसमें पूरे रेजिम्स हैं, तो इस रेजिम में ये भी आता है सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सी हैं। मोस्ट ऑफ द एनारोब्स पे भी, मोस्ट ऑफ द एनारोब्स, जो एनारोब्स हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ना कि एनारोबिक बैक्टीरिया से। न्यू ईयर वाले जो हैं उनका स्ट्रेप्टोकोकस ये सब छोड़ो। ओरल आईवी टॉपिकल रूट से दे सकते हो, गट से एब्जॉर्ब होगा, फिर फूड डिले एब्जॉर्प्शन, बॉडी पे पहुंचेगा, किडनी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते, कॉमन एडवर्स इफेक्ट जीआई में सेम, सीएनएस वाले में भी ये सब तुमको पता है, हाइपर सेंसिटिविटी में भी कुछ खास नहीं। टेनोसाइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस एंड टेंडन रप्चर कैन ऑकर स्पेशली इन एथलीट्स। तो एथलीट अगर कोई तुम्हारे पास है, तुम उसको फ्लोरोक्विनोन एडमिनिस्टर कर रहे हो, ये लॉन्ग क्रॉनिक उसकी कोई थेरेपी चल रही है इन ड्रग से, तो ये चीजें हो सकती है। फिर सिफ्लॉक्सेसिन कॉज, तो मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन क्या, क्यूटी इंटरवल का प्रोलोंगेशन कर सकता है, तो ये देखने वाली बात होती है, प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। और फ्लोरोक्विनोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी पे, तो ये चीज को मार्क करके रख लो। फ्लोरोक्विनोन को भी नहीं देना है, सल्फोनामाइड को भी नहीं देना है प्रेगनेंसी पे, प्रेगनेंसी बहुत सारी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। एंड कॉज कर दे शुड बी, और क्या है, फ्लोरोक्विनोन को यंग बच्चों में नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसका रीजन ये है कि भाई कुछ ऐसे स्टडीज है जिसमें इमेच्योर एनिमल्स पे मतलब इनको फ्लोरोक्विनोन्स जब दिए गए थे तो कार्टिलेज डैमेज पाया गया था, इसलिए उसको प्रिफर करते हैं कि भाई यंग चिल्ड्रन पे मत दो। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो ड्रग इंट्रैक्शन पे ये थियोफाइलिन, वॉरफेरिन, ये इनहिबिट करेगा मेटा, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई ये इनके मेटाबॉलिज्म, वॉरफेरिन, थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को चोट देगा। नो एनसेड्स में पोटेंशिएट साइड इफेक्ट, सीएनएस साइड इफेक्ट, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो ये तुमको एक बार टेबल पढ़ना है तो पढ़ लेना भाई, इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा कुछ खास, इस सब का ही अब तुम यूज और वो सब देखोगे तो हो गया काम फिर। पर देख लेना, एक बार जरूर नज़र जरूर घुमा लेना, ठीक है। मेन अपन को यूजेस में देखना है तो यूटीआई, यूटीआई में भाई मोस्ट कॉमनली यूज कर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इफेक्टिव इकोलाई, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर। और मॉडरेटली स्यूडोमोनास इन्फेक्शन पे भी सुपीरियर टू कॉट्रीमॉक्साजोल, ठीक है। सेकंड ट्रीटमेंट प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस में यूज कर सकते हैं अपन इसको, बैक्टीरियल डायरियाज में इसका यूज किया जाता है, टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है। डोज वोज भाई नहीं, अभी तुम को अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, ऑब्वियसली अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या 2-3 महीने पहले से पढ़ रहे हो, 2-3 महीने पहले से वीडियो देख रहे हो, तो फिर पूरा पढ़ो और ये डोज को भी लिख लिख के एक बार याद जरूर कर लेना, तो कुछ चीज़ें याद रह जाए शायद। एसटीआई में गोनोकोकल इन्फेक्शन पे इसका यूज़ किया जाता है, जो कि नाइजीरिया गोनोराई से होगा। कैशैंक्रोइड में इसका यूज़ किया जाएगा। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियल सर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस में इसका यूज़ करते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन ऑफ फ्लॉक्सासिन का। स्किन सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन इन्फेक्शन एसोरियस की वजह से जो हो रही है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की वजह से जो हो रही है, उन पे फ्लोरोक्विनोन्स का अपन देते हैं। फिर इरेडिकेट मेनिंजोकोकाई फ्रॉम नेजोफेरिंग्स, ठीक है, दस एलिमिनेटिंग द करियर स्टेट, बट द प्रिफर्ड ड्रग इज रिफेम्पिसिन, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो कि आपको लग रहा है कि करियर स्टेट में है, किसके, मेनिंजोकोकाई अगर लेकर घूम रहा है उसके नेजोफेरिंग्स में, तो अपन फ्लोरोक्विनोन्स भी दे सकते हैं, खासकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बेस्ट, मतलब बेटर अपन प्रिफर्ड ड्रग क्या है, रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन। पर अगर रिफेम्पिसिन नहीं है अपने पास तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन से भी अपन काम चला सकते हैं। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन पे अपन इसको यूज करेंगे, तो आगे देखने हैं टीबी के बारे में, एमडीआर टीबी। प्रोफिलेक्सिन ट्रीटमेंट इन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट, न्यूट्रोपीनिया जिसको मतलब कि भाई जिसके डब्ल्यूबीसी, भाई डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स भाई बहुत कम है, जो कि काफी सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, है ना, डब्ल्यूबीसीज में अगर देखा जाए तो। अगर किसी का न्यूट्रोपीनिया है तो भी अपन
ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए जो कोई न्यूट्रोपीनिया कॉज करा रहे हैं, उस केस में भी अपन फ्लोरोक्विनोन्स को देंगे, इससे प्रोफ्लॉक्सिसिन मॉक्सिवियर, कंजक्टिवाइटिस में दे देंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देंगे, एंथ्रेक्स में भी देंगे। प्रिफर्ड ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, प्रिफर्ड ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंथ्रेक्स के केस में। फिर आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। फिर रुको भाई, तो अब नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पे बात करेंगे। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या क्या होता है? पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स। तो इसको बीटा लैक्टम क्या बोलते हैं भाई? ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन है ना, तो ये जो बी दिख रहा है, ये जो रिंग दिख रही है सी एच और ये सी एन, अरे क्या हो गया इसकी माँ का, ठीक है, ये सी एच ये एन और ये मतलब नाइट्रोजन और सीओ, तो ये होता है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, और ये ए जो ये दिख रहा है ये होता है थायाजोलिडोन, थायाजोलिडीन, थायाजोलिडीन रिंग। पर ये बीटा लैक्टम रिंग। तो इन जो ये भी जितने पेनिसिलिन और जितने हैं ना, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम, इन पे बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है इनके केमिकल स्ट्रक्चर पे, इसलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा जाता है। और ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था रेजिस्टेंस के टाइम, मतलब अभी इससे पहले वाले वीडियो पे, कि भाई अगर आप कब बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंट डेवलप कर सकता है, बीटा लैक्टमेस एंजाइम प्रोड्यूस करने लगा, तो वो इन ये जो रिंग है इसको तोड़ देगा, तो भाई आपकी एंटीबायोटिक बची ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बचा। तो पेनिसिलिन तो फर्स्ट एंटीबायोटिक, और ये वो भांग भूसा, किससे सोर्स क्या था भाई इसका, अपन को देखना है पेनिसिलम क्राइसोजेनम। एक ये जनरल जीके का क्वेश्चन हो गया। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीसाइडल इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, ये भी अपन ने वो सबसे जो डायग्राम है जिसपे मैंने बात की है कितने बार, कि भाई वो डायग्राम अगर तुमको उसमें जो 8 अलग अलग तरीके हैं मारने के, बैक्टीरिया को 8 अलग अलग तरीकों से बैक्टीरिया को कैसे नष्ट करें, आइए जानते हैं। तो उसमें से जैसे सबसे पहला जो स्टेप था, जैसे कि सेल वॉल को अगर आप तोड़ देते हैं, तो सेल वॉल तोड़ने के लिए आप बीटा लैक्टम का यूज कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, बीटा लैक्टम का, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन पे, सिफे और अपने साथ साथ सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स में पाई जाती है। पर अगर आपका बैक्टीरिया ही मादरचोद हो, तो वो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ सकता है अपने आप बीटा लैक्टमेज एंजाइम को प्रोड्यूस करके। तो बच के रहिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, जिसमें कि क्या, एन एसिटाइल, वही नाग और नाम होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं। और अपना एंजाइम क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज, पीबीपी जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज पीबीपी रिमूव्स टर्मिनल एल्नीन ऑफ वन स्ट्रैंड रिजल्टिंग लिंकेज। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग में रिजिड वॉल्स। बीटा लैक्टम का हिसाब किताब क्या करता है? बीटा लैक्टम भाई ये ट्रांसपेप्टाइडेज जो है ना, इसको इनहिबिट कर देगा। ट्रांसपेप्टाइडेज का काम बस ये रहता है, सीधा सिंपल सा, कि आपका जो एनएम और नाम और नाग, ये जैसे ये चल रहा है नाम और नाग, और ये अब ऑब्वियसली सेल वॉल कैसे बनती है, एक बार एक फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, ये एक एक ईटा है, फिर ये दूसरा ईटा है, बीच में सीमेंट सीमेंट से जोड़ोगे तब वो जाके ऐसे पूरी एक दीवार खड़ी होती है ना आपकी, है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपने ईंटे को जमा दिया और उसमें कोई भी आपने कुछ ग्लू या मतलब कोई भी ऐसे एडेसिव एडेसिव क्या बोलेंगे, एडेशन आपने उसको प्रोवाइड नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपकी दीवार पे एक फूक भी मारोगे आप, ऐसे धक्का दोगे तो भी पूरी दीवार गिर जाएगी। तो यही हो रहा है, ये एनएम एनजी, और ये फिर जैसे ये सब क्रॉस लिंकिंग होती है एडजेसेंट पेप्टाइड बाय ट्रांसपेप्टाइडेज, और पेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज को पेनिसिलिन और अदर बीटा लैक्टम्स तोड़ मतलब इनहिबिट कर देते, इनहिबिट कर देंगे तो भाई ये बॉन्ड बन नहीं पाएगा, आपके ईंटें ही नहीं चिपक पाएंगे आपकी बिल्डिंग में अच्छे से, आपका सीमेंट ही डिफेक्टिव हो गया, तो बस आपकी दीवार गिरनी तय है। तो वही चल रहा है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ रेसिड्यूज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये सब। तो पूरा ज्ञान तो मतलब उस डायग्राम पे ही है, बाकी इधर बोलने का जैसे इनहिबिटिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल सिंथेसिस, तो ऐसे सेल वॉल सिंथेसिस को आप रोक रहे हो। सेल वॉल डेफिशिएंट होम को ये सब एग्जाम की कितनी लेयर्स होती है, कितना होता है, ये सब तुम माइक्रोबायोम में अच्छे से पढ़ चुके हो। मैकेनिज्म बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता है भाई बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, बीटा लैक्टमेज बना दिया, है ना। और अल्टर्ड पीबीपी, अल्टर्ड मतलब क्या बोलते हैं अपना, ट्रांसपेप्टाइडेज को अल्टर कर दिया। अब इसका पेनिसिलिन कोई भाई, पेनिसिलिन कोई ऐसा तो है नहीं कि देख रहा है कि ये ट्रांसपेप्टाइडेज इसी मतलब ट्रांसपेप्टाइडेज ये है कि नहीं है। ट्रांसपेप्टाइडेज को कोई अलग दूसरे कोई उसका
एनोमर फॉर्म हो गया, है ना, एनोमर बोल लो, या फिर कोई और स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया जो कि पेनिसिलिन को रेजिस्ट कर सकता है, तो वो बना लेगा बैक्टीरिया, बोलेगा माचो जाओ, फिर लेस एफिनिटी, जैसे वही अल्टर्ड पीपीपीज, है ना, विच हैव लेस एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम्स, तो भाई बीटा लैक्टम जब जोड़ ही नहीं पाएगा तो अपना असर जलवा कैसे दिखाओगे, ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू पेनिट्रेट, है ना, पेनिट्रेशन ही नहीं कर पा रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया भाई पेनिसिलिन को, नहीं घुस ही नहीं पा रहा अंदर, कैसे तोड़ेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स, मोस्ट ऑफ द ओरली एडमिनिस्टर्ड पेनिसिलिन जी इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, इसलिए पेनिसिलिन जी को मोस्टली आईवी रूट से दिया जाता है, बाकी आईएम रूट से भी देते हैं बट पेनफुल होता है। पेनिसिलिन जी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पुअरली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी पे शायद इसे दे सकते हैं अपन, है ना, ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस एडिक्वेट फ्रीज टू सीएसएफ रैपिडली एक्सक्रीट इन यूरिन, ठीक है। एक्शन पेनिसिलिन कैन बी वांटेड बाय प्रो, पेनिसिलिन को आप पेनिसिलिन का इफेक्ट आप किससे बढ़ा सकते हो, प्रोबेनिसिट साथ में देकर, वही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, या मतलब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लीमेंट करना उसके एक्शन को। प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन जी, तो पेनिसिलिन जी कैसे बनता है, कंबाइनिंग विद पुअरली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड सच एज प्रोकेन, प्रोकेन यानी पेनिसिलिन जी, और बेंजाथीन, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी टू यील्ड एक्व सस्पेंशन। पेनिसिलिन जी के अलग अलग क्या बोलते हैं प्रिपरेशंस भी होती है, आप उसको बेंजाथीन के साथ मिला के दे सकते हो, प्रोकेन के साथ मिला के दे सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करना है तो पेनिसिलिन जी को अकेले देने की जगह, क्योंकि अकेले दोगे तो पेनिसिलिन जी जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो उसको अच्छे से ज्यादा लंबे टाइम तक बॉडी में टिके रहे तो आप उसको प्रोकेन या फिर बेंजीथीन के साथ मिला के दे सकते हो, और उसको अपन रिपोजिटरी या डेपोट पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है इन कॉम्बिनेशन को, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, रिलेटिवली सेफ है वैसे तो पेनिसिलिन, हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैशेस, यूट्रिकेरिया, एंजियोडेमा, ये सब तो बता ही सकते हो तुम। मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक, सीवियर हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पैज्म एंड लेरिंजियल एडिमा, तो ये मेजर मैनिफेस्टेशन, एनाफिलेक्टिक शॉक किसी को आ गया तो क्या क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन होगा, ब्रोंकोस्पैज्म होंगे, और लेरिंजियल एडिमा होगा, आईजी रिलेटेड, और ये सब तो ठीक है। बाकी इसका ये पेनिसिलिन का दिया है कि हाँ ये, तो सब एक सेकंड रुको यार, कुकर की सीटी हो जाएगी, अब भी बजेगी। देखो, तो पेनिसिलिन भाई किन किन टाइप के हो सकते हैं, पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन, नेचुरल पेनिसिलिन जो कि बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी जिसको बोला जाता है, नेचुरल होते हैं अपने पेनिसिलिन जी। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में देखो अब एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव, ठीक है, एसिड से जो रेजिस्ट कर पाए, क्योंकि पेनिसिलिन जी क्या होता है, एसिड लेबाइल होता है, अपन इसको ओरली इसलिए नहीं दे पाते, इनको आईएम या फिर आईवी रूट से ही देते पेनिसिलिन जी को, तो भाई सेमी सिंथेटिक वालों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या कि एसिड रेजिस्टेंट बना देते हैं, तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन बी के नाम से आता है ये, एक है जी एक है बी, ठीक है। फिर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, कि भाई अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि पेनिसिलिन को तोड़ सकता है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन क्या है, मेथिसिलिन क्लॉक्सासिलिन डाइक्लॉक्सासिलिन, ठीक है, मेथिसिलिन क्लॉक्सासिलिन डाइक्लॉक्सासिलिन। हाँ, फिर आ जाता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पे, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आ जाएंगे, अमीनो पेनिसिलिन, तो एम्पिसिलिन, बैक डी कैम्पिसिलिन, है ना, बैक एम्पिसिलिन, फिर एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन तो भाई काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पे भी आप भाई भले ये तीन अलग अलग इसमें मत बांटो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल मतलब नाम, नाम का एग्जाम्पल क्या, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के बाद डायरेक्ट आप लिखना चालू कर दो, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कैम्पिसिलिन, है ना, कार्बेनिसिलिन, फिर यूरेडो पेनिसिलिन में पेपेरासिलिन और मेजलोसिलिन, ठीक है। फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, जो कि भाई अपने क्या बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ रहे थे, तो अपन ने क्या किया कि बीटा लैक्टमेज, अगर कोई बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज बना रहा है तो अपन काम करते हैं बीटा लैक्टमेज को तोड़ने के लिए या इनहिबिट करने के लिए अपन ने उसको सब्सटेंस निकाल दी, क्लेवलिनिक एसिड, सल्बैक्टम या टेजोबैक्टम, और क्लेवलिनिक एसिड और अमोक्सिसिलिन, ओके, एक सीटी आई है। तो क्लेवलिनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन को तो भाई बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, एमॉक्सीक्लैव के नाम से दवाई चलती ही है, और साथ साथ टेजोबैक्टम भी दिया जाता है पेनिसिलिन के साथ, तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। अब आगे देखते हैं अपन, अब ये रिपोजिटरी पेनिसिलिन में अपने प्रोकेन्स पेनिसिलिन जी आ जाता है, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी आ जाता है ना, और
फोर्टिफाइड तो छोड़ो, ये पेनिसिलिन जी का मैकेनिज्म एक्शन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि ये 4 से 6 घंटे तक के रहेगा बॉडी में। वहीं पे प्रोकेन वाला 12 से 24 घंटे, बेंजाथीन वाला 3 से 4 हफ्ते तक के रह सकता है। हम्म, चलो भाई, खाना तो बन गया है। 5 10 मिनट बाद इसको खाया जाएगा, तब तक के अपन आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। क्रॉस रिएक्टिविटी कैन ऑकर अमंग पेनिसिलिन एंड ऑल्सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो क्रॉस रिएक्टिविटी भाई यहाँ पे हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है एनाफिलैक्टिक शॉक का? अगर किसी को एनाफिलैक्टिक शॉक आ जाए तो आप उसको क्या क्या देते हो? इंजेक्शन एड्रेनलिन 0.3 to 0.5 ml ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन इंट्रामस्कुलरली, इंट्रामस्कुलरली नॉट आईवी, है ना। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg इंट्रावेनसली, और इंजेक्शन डाइफेनहाइड्रामीन 500 वो 50 to 100 mg इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली। पता नहीं ट्रीटमेंट एनाफिलैक्टिक शॉक का यहाँ पे क्यों भर दिया है भाई इन लोगों ने। पर मतलब अगर एडवर्स इफेक्ट में इसका एनाफिलैक्टिक, हाँ ये इसलिए भरा है क्योंकि एनाफिलैक्टिक शॉक मेजर मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपकी एडवर्स रिएक्शन पे। पेनिसिलिन को अगर आप देते हो किसी को, तो ऑब्वियसली आपको ट्रीट करते आना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि भाई एनाफिलैक्टिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या है। तो ये आपको रटा होना चाहिए, ये चीज तो आपको रटी होनी चाहिए कि एड्रेनालिन आप कितना कितना दोगे, 0.3 to 0.5 ml 1:1000 सॉल्यूशन इंटरमस्कुलरली। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन दोगे 200 mg इंट्रावेनसली, और इंजेक्शन डाइफेनहाइड्रामीन 50 to 100 mg इंट्रावेनसली। फिर प्रिकॉशन क्या है? तो भाई कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, पता कर लो। अस्थमा अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, एलर्जी। सेंसिटिविटी टेस्ट कर लो एक बार पहले इंटरडर्मल, है ना। फिर इंजेक्शन एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन को भाई तैयार रखो पेनिसिलिन लगाने से पहले, क्योंकि अगर हो सकता है पेशेंट तुम्हारे पास बेहोश हालत में आए, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता। ये बेहोश तो नहीं, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि बेहोश हो, पर मतलब नहीं बता पा रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता, तो हो सकता है। तो भाई आप तैयार रखो ये सारी चीजें। अदर एडवर्स इफेक्ट, तो इसमें अदर में ना एक सबसे मेन जो हिसाब किताब है वो है अपना जेरिक्स हर्शमेयर रिएक्शन। तो ये जेरिश हर्शमेयर रिएक्शन ये आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ सिफिलिस ड्यूरिंग पेनिसिलिन थेरेपी ड्यू टू रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। अब मान लो भाई पेनिसिलिन जी जो है वो सिफिलिस के लिए ना ड्रग ऑफ चॉइस है। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। तो अगर कोई सिफिलिस वाला पेशेंट आया तुम्हारे पास, है ना, जिसको मतलब काफी टाइम से सिफिलिस है, नॉट न्यू पेशेंट है, उसको सिफिलिस है, एंड उसने तो आपसे ट्रीटमेंट लिया, उसने पेनिसिलिन, आपने पेनिसिलिन एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर किया। तो पेनिसिलिन ने क्या किया? सिफिलिस जो अपना ट्रेपोनेमा पेलिडियम है उसको, उस बैक्टीरिया को मार दिया। स्पायरोकीट जो स्पायरोकीट्स के अंदर आते हैं उसको निपटा दिया, टपका दिया। अब जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन भरा हुआ था, ठीक है, वो रिलीज होना चालू करेगा, और वो रिलीज होगा तो ऑब्वियसली बॉडी में साइन एंड सिम्टम शो होंगे पेनिस सिफिलिस के। तो उसमें क्या क्या आता है? फीवर, चिल, माइल्जिया, हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स तक के भी हो सकता है। तो ट्रीट किया जाता है एस्प्रिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। तो ये जेरिक्स हर्शमेयर रिएक्शन कहलाती है। तो ये किस रिलेटेड है? सिफिलिस का ट्रीटमेंट जब आप पेनिसिलिन से करोगे तो हो सकता है कि भाई बैक्टीरिया मर तो जाएंगे, लेकिन एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा, और उसकी वजह से आपको लगेगा पेनिसिलिन के सिम्टम्स एक्सरसेबेट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई एंटीबायोटिक देने के बाद इसके सिम्टम्स एकदम से ज्यादा बढ़ गए। नहीं, वो एंडोटॉक्सिन की वजह से बढ़े। और उसको ट्रीट आप एस्पिरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ करोगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मोस्टली हाइड्रोकॉर्टिसोन ही होगा, है ना। फिर थेरापेटिक यूजेस में बात करते हैं, ओनिंग टू द रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस, तो इसलिए पेनिसिलिन जी को भाई डिक्लाइन कर दिया गया। आजकल ज्यादातर उतना यूज नहीं किया जाता पेनिसिलिन को, क्योंकि ऑब्वियसली एनाफिलैक्सिस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के। और अपने पास अब अच्छी एंटीबायोटिक्स, नई नई एंटीबायोटिक्स आ चुकी है, तो अपन उस पर ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। लिमिटेशन ड्रॉबैक क्या है? तो एसिड लेबाइल होता है, ओरली नॉट इफेक्टिव, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए इसको अपन रिपो मतलब रिपोजिटरी या डिपॉट डिपॉट पेनिसिलिन अपन फिर फॉर्म करते, प्रोकेन के साथ मिला के, बेंजीथीन के साथ मिला के देते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम है इसका, मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो पेनिसिलिन पेनिसिलिनेज इनहिबिट वो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग बना ली है, पेनिसिलिन बना ली है, ये जैसे कि दिख रहा है भाई, है ना, मेथिसिलिन, फ्लॉक्सिसिलिन, डाइक्लोसिलिन। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एनाफिलैक्सिस तो पाई गया, ठीक है। सेमी सिंथेटिक की भाई ओवरकम मोस्ट ऑफ द अबव ड्रॉबैक्स, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन डेवलप हुई।
फिर उसमें अमीनो पेनिसिलिन में अपना ये सब आ जाता है, कार्बोक्सी में। तो इतना डेप्थ में नहीं भी जाओगे तो चलेगा, ये उससे क्या ससेप्टेबल है क्या नहीं है। नाम पता है, पेनिसिलिन के बारे में पता है, काफी एडवर्स इफेक्ट कुछ है क्या इसका? पेनिसिलिन जी जैसे ही सेमी सिंथेटिक वालों का भी एडवर्स इफेक्ट ही होगा, कुछ ज्यादा अलग से कुछ होगा नहीं। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर किसके साथ हो सकता है? सोडियम, कार्बेनिसिलिन सोडियम के साथ। और ऑल्सो इंटरफियर विथ प्लेटलेट फंक्शन एंड कॉज ब्लीडिंग। तो कार्बेनिसिलिन थोड़ा सा भाई रिस्की एंटीबायोटिक में से एक है, क्योंकि सीसीएफ भी प्रेसिपिटेट करा सकती है और प्लेटलेट फंक्शन और ब्लीडिंग, प्लेटलेट फंक्शन के साथ छेड़छाड़ करके ब्लीडिंग भी कॉज करा सकती है। थेरापेटिक यूजेस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, इन सबसे होता है। तो अमंग ओरल बीट, एमोक्सिसिलिन इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन सेंसिटिव एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ, र्यूमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है भाई? र्यूमेटिक फीवर होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, बीटा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से अपना र्यूमेटिक फीवर होता है। तो भाई इसमें भी प्रोकेन पेनिसिलिन जी या फिर बेंजाथीन पेनिसिलिन जी को अपन देते हैं। अब सिंगल डोज में दे दो भाई आप, फिर छोड़ो ये सब, इतना डोज वोज पे भी याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आते कंपैरिजन पे, एम्पिसिलिन अच्छी है कि एमोक्सिसिलिन अच्छी है, नहीं पूछने वाला कोई तुमसे इतना। ठीक है, तो एक बार अगर तुमको तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैं तो कहूंगा कि नहीं पूछा गया है। एमपीएमएसयू के हिसाब से भी कहीं नहीं पूछा गया, और मैंने ज्यादा देखा भी नहीं है इस चैप्टर से ना। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, और आते भी है ना तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जैसे खासकर वो क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म एक्शन पे। तो वो जो दो चीजें जो है ना, इसका एंटी बैक्टीरियल, मतलब जो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का, कि सेल वॉल सिंथेसिस कैसे को कौन सा ग्रुप सेल वॉल सिंथेसिस रोक रहा है, कौन सा ग्रुप डीएनए के साथ इंटरफियर कर रहा है, कौन सा सेल डीएनए गायरेज के साथ इंटरफियर कर रहा है, वो वाला क्लासिफिकेशन आपको रटा होना चाहिए। और दूसरा आपको पता होना चाहिए भाई, क्या बोलते हैं वो जो डायग्राम में, वैसे वो डायग्राम और जो क्लासिफिकेशन है वो अपने आप में सिनर, मतलब एक ही बात है। आप डायग्रामेटिकली बनाओगे तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे एक्चुअली में, देखा जाए तो। पर आपको दोनों और दोनों बना दोगे तो बस फिर तो भाई बरसात कर देगा वो, मार्क्स की करेगा शायद तक के, है ना। और ये सेब क्या होता है भाई? सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एम्पिसिलिन कॉम्बिनेशन विद जेंटामाइसिन हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एमोक्सिसिलिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एएमए फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। एमोक्सिसिलिन तो वैसे भी लगभग मेजॉरिटी एमोक्सीक्लैब के नाम से जो चलती है, एमोक्सिसिलिन तो बहुत ज्यादा यूज होती है। प्लेन एमोक्सिसिलिन भी आती है, और एमोक्सीक्लैब कॉम्बिनेशन पोटेशियम क्लैबुलेट के साथ मिलके आती है। रुको, चलो भाई वापस यूटीआई की बात करते हैं। तो यही फ्लोरोक्विनोलोन्स अपन कहाँ क्या बात कर रहे थे, एक प्रेफर्ड एएमए होते हैं। ठीक है, तो एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन यूजफुल इन ई कोलाई पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है भाई, मेनिंजाइटिस में अपन इसको यूज कर लेंगे। थर्ड जनरेशन सेफेलोमर, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है भाई? ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन अलोंग विद वेंकोमाइसिन। ये अपने ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं मेनिंजाइटिस कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नेसेरिया मेनिंजिटाइटिस। पर अपन देखा जाए तो फ्लोरोक्विनोन्स को भी यूज करते हैं। फिर बेसिलरी डायसेंट्री में फ्लोरोक्विनोन्स ड्रग ऑफ चॉइस। तो भाई ये कुछ कुछ ड्रग ऑफ चॉइस ना तुमको ऐसे रटने पड़ेंगे, तुमको एक्चुअली में ना लिखना पड़ेगा कि किस चीज के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इसमें फ्लोरोक्विनोन्स में वो कुछ भी आपको देख सकते हैं, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन लिख दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपको भाई पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग में आता है क्या। लगता है कोई रंग उड़ाने के चक्कर में। टाइफाइड फीवर की बात करते हैं तो फ्लोरोक्विनोलोन और सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफाइड के लिए। तो ये भी भाई पता होना चाहिए। तो सेफ्ट्राइक्सोन अपने मतलब ये सब माइक्रो में भी लिखा रहता है एक्चुअली में कि किसके लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। सिफिलिस के लिए बात करते हैं, पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिफिलिस। बाकी फिर इसमें क्या क्या लिव लेट ये सब नहीं, है ना। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे भी आप इसको यूज करोगे। और कुछ भी अलग से दिया जाएगा। डिप्थेरिया की बात करते हैं तो डिप्थेरिया का डिप्थेरिया स्पेसिफिक पेनिसिलिन, ऐसे डिप्थेरिया में भी यूज कर सकते हो फ्लोरोक्विनोन्स को। क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन पे, टिटनेस एंड गैस गैंग्रीन पे भी
आप इसको यूज कर सकते हो गोनोकोकल इन्फेक्शन पे। तो ये पेनिसिलिन वाज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोकोकल इन्फेक्शन। पर आपके पास अगर नहीं है तो भाई फ्लोरोक्विनोलोन से काम चलाओ। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन या फिर सेफ्ट्राइजोन सिफिक्सिम। सॉरी, आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस। अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, तो ये सब ना एक्चुअली में वन लाइनर्स ही, एमसीक्यूज हैं। ये पीजीवीजी वाले भी एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है, तो वो सब चीजें भी इधर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अदर इन्फेक्शन पे लेप्टोस्पायरोसिस ये सब में भी आप इफेक्टिवली पेनिसिलिन जी से ट्रीट कर सकते हो, है ना। फिर बात करते हैं एनारोबिक इन्फेक्शन की, एमोक्सिसिलिन, ये सब, है ना। तो अभी तो अपन ये, ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स पर आप चाहो तो एम्पिसिलिन दे सकते हैं। एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन तो भाई मतलब वही बात है। सिफिलिस में भी भाई क्या चल रहा है कि सिफिलिस में भी पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है ना, पेनिसिलिन जी। तो ये सब वही बातें चल रही है घिस पिटा के कि भाई किस में क्या ड्रग दे सकते हो, है ना। फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हो, पेनिसिलिन जी तो आप दे ही सकते हो ऑब्वियसली। मेन ट्रीटमेंट ये सब है। मैं शायद थोड़ा सा गलत थोड़ा गलत भूल गया था कि सॉरी, मैं मतलब यही बता रहा था कि मेरे को फ्लोरोक्विनोलोन्स को ही बोल रहा था, एक्चुअली में ये क्या नाम है इसका, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन और उसके डेरिवेटिव्स। दिमाग डाउन हो गया एकदम। गोनोकोकल इन्फेक्शन पे पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, अदर इन्फेक्शन पे पेनिसिलिन जी को यूज कर रहे हैं, है ना। और फ्लोरोक्विनोलोन्स को भी यूज किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। एच पाइलोरी की बात करते हैं तो एमोक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन अदर ड्रग। सीरियस इन्फेक्शन पे भी भाई पेनिसिलिन और इनके डेरिवेटिव्स को दे रहे हो। सेमी सिंथेटिक जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है ना, ये इन पे भी आप कौन से एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वालों को काफी ज्यादा यूज करते हो। फिर ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो प्रोबेनिसिड competes with beta lactam penicillin cephalosporin for active tubular secretion, retard their excretion, टेस्ट वाला ड्यूरेशन बीटा लैक्टम्स। तो वही क्या बोल रहा है कि जो प्रोबेनिसिड, पेनिसिलिन को प्रोबेनिसिड के साथ कंबाइन करके देते हैं तो उसका काफी वो रहता है, काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, काफी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। मेरे पास वर्ड्स तक के क्लिक नहीं हो रहे एकदम से। प्रोबेनिसिड competes with beta lactams penicillin and cephalosporin for active tubular secretion and retards their excretion। इनका मतलब क्या होगा कि भाई देखो, किडनी को तो काम है सब साफ करना है। प्रोबेनिसिड पहले भागेगा बीटा लैक्टम, मतलब ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है इनसे पहले जाके किडनी पे जाके भागेगा और अपना खुद का एक्सक्रीशन कराएगा। और बीटा लैक्टम है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स जस्ट लाइक कि एक लाइन लगी है और उस पर एक बंदा पहले आके खड़ा हो जाए, है ना। और वो फिर टाइम पास करे जा रहा है, करे जा रहा है कि अरे वो रेड बस का तुमने वो रेड बस का वो एड नहीं देखा है कि अरे भैया ये इधर की टिकट है उधर की टिकट है, तो पीछे के सब लोग खड़े होते हैं। तो जस्ट वैसे ही टाइम पास कर रहा है ताकि जो अपने क्या बोलते हैं बॉडी में जो बीटा लैक्टम्स है, पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन, ये ज्यादा टाइम तक के एक्ट कर पाए, है ना। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बीटा लैक्टम्स का बढ़ जाए। समड्यूरेशन तो यही चल रहा है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, तो ये क्लेवेलिनिक एसिड, सब सल्बैक्टम और टेजोबैक्टम, तो ये बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल्स की तरह रिसेंबल करते हैं। और ये बीटा लैक्टमेज जो अपना एंजाइम बनाता है ना बैक्टीरिया बचने के लिए, उनको ये पकड़ के, मतलब ये बलि का बकरा टाइप से है कि भाई इनके अंदर भी रिसेंबल करता है बीटा लैक्टम का मॉलिक्यूल। तो अब बीटा लैक्टम का मॉलिक्यूल इनके अंदर रिसेंबल करता है तो बीटा लैक्टमेज को लगता है भाई यही यही बीटा लैक्टम की रिंग है, इसी के साथ जुड़ जाता हूँ, यही वो एंटीबायोटिक है। तो बलि के बकरे टाइप का कि भाई ये क्लेवुलिनिक एसिड या टेजोबैक्टम जाते हैं अपनी बलि चढ़वाएंगे। अब एक टाइम को बैक्टीरिया के पास एंजाइम का ऐसा थोड़ी ना कि फैक्ट्री लगी है, उसके पास भी लिमिटेड एंजाइम है, प्रोड्यूस करने में भी टाइम लगेगा, जब तक के प्रोड्यूस कर रहा है। और जो पुराना एंजाइम है वो इधर अटक गया, तब तक के भाई एंटीबायोटिक पीछे से आएगी बीटा लैक्टम और तोड़ ताड़ के सेल वॉल तोड़ के आगे बढ़ेगी। तो वही को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ these drugs with beta lactam increase the activity of beta lactams by preventing them from enzymatic destruction। तो ये जो लाइन दी है ना, एक्चुअली में टू बी वेरी स्पेसिफिक, यही या ये बीटा लैक्टमेज है, ये जो 4 लाइन दी है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है काफी अच्छा, और रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक होता है। क्लेवुलिनिक एसिड isolated from streptomyces clavicular competitively and irreversibly inhibits beta lactamases produced by a wide range of gram positive and gram negative bacteria. After binding to the enzyme, clavulinic acid itself gets inactivated। वही सुसाइड इनहिबिटर क्यों कहा जाता है क्लेवुलिनिक एसिड को,
तो यही ये जो सेक्शन चल रहा है ना, ये आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। तो इसको आपको अच्छे से देखना, और ये इसके क्लेवुलिनिक एसिड और अमेक्सिक्लेव तो भाई आपको रटा होना चाहिए कि भाई ओरल, आईएम, आईवी तीनों तरह से दे सकते हो। स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, ओटाइटिस मीडिया, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ एस ऑरियस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा एंड गोनोकोकाई। ये भाई ये काफी अमोक्सिक्लेव भाई कॉम्बिनेशन आपके हॉस्पिटल्स या मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में ये चीज चलती है। बाकी सल्बैक्टम तो थोड़ा कम। टेजोबैक्टम प्लस एमोक्सिसिलिन और टेजोबैक्टम, या फिर टेजोबैक्टम का अलग से इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो सीवियर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन पे इसको यूज करते हैं टेजोबैक्टम, और पिपेरासिलिन को पिपेरासिलिन जो बोल लो। सल्बैक्टम को भी इंट्राएब्डोमिनल पेल्विक इन्फेक्शंस, मिक्स्ड एरोबिक एंड एनारोबिक इन्फेक्शन ड्यू टू बीटा लैक्टोमेसिस। तो तो ये एक दो मतलब ये जीके वाली बात है, पर एमोक्सिक्लैव तो आपको पता होना ही होना चाहिए। बाकी टेजोबैक्टम को अपन सीवियर, टेजोबैक्टम प्लस पिपेरासिलिन को सीवियर इन्फेक्शन पे, सल्बैक्टम और एम्पिसिलिन को अब इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन होते हैं उन पे, या पेल्विक इन्फेक्शन पे। अब आएंगे नेक्स्ट ग्रुप जो है बीटा लैक्टम्स का, वो है सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन फंगस से डिराइव हुआ था। सेफेलोस्पोरिन एक्रेमोनियम, बाकी 730 और ये सब मोसड़ा सब नहीं है। कैसे फेलो, ये है सेफेलोस्पोरिन की जनरेशन। ये सबसे घटिया, सबसे ज्यादा वाहियात, अगर तुम मेरे से पूछो ना कि सबसे इस पूरे केडी क्लासिफिकेशन सबसे बुरा या सबसे बकवास क्लासिफिकेशन जो तुमको मतलब रुला देगा याद करने में, वो होगा ये सेफेलोस्पोरिन वाला। क्यों? उसका तुम रीजन समझ जाओगे। सेफेलोस्पोरिन इसमें जनरेशन वाइज बटे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट में ओरल वाली अलग ड्रग्स है, पेरेंटल अलग है, तो इनको भी तुम मिक्स नहीं कर सकते अगर तुमको फुल मार्क्स अगर अटेन करने हैं ना। और सेफेलोस्पोरिन पूछा भी जाता है, दिक्कत ये भी है कभी कभी कुछ ऐसे ग्रहण वाले जो पेपर्स होते हैं ना, जहाँ पे भाई एकदम आपके लगने वाले होते हैं, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताकि इससे ओवरऑल मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं सेफेलोस्पोरिन, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग जिनको एकदम एग्जैक्ट याद होता है। पर इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई इसको तुमको याद करना पड़ेगा, और ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली सेफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करने में। तो वो भी एक सही बात है कि लिख लिख के तो याद करना ही पड़ेगा। बाकियों को 5-5 बार लिख के, इसको 10-10 बार लिख के याद करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन कौन सी है? सेफेलेक्सिन और सेफाड्रॉक्सिल। ठीक है। पेरेंटल में सेफाजोलिन। अब तुमको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इतना घटिया सा है, कि सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल ओरल फर्स्ट जनरेशन से, ओरल और पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन में सेफाजोलिन, सेकंड जनरेशन ओरल में सेफाकेलॉर, सेफिरोक्सिम, एटेक्सिल और सेफप्रोजिल, सब में सेफ सेफ आएगा, तो तुम बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। पेरेंटल में सेफ्यूरोक्सिम और सेफॉक्सिटिन, सेफॉक्सिटिन। फिर थर्ड जनरेशन जो कि कॉमनली ये भी यूज की जाती है ओरली में, सेफिक्सिम या सेफपोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल या सेफडिनिर या सेफ्टिब्यूटेन या सेफ्टाविट पाइवॉक्सर, खासकर सेफिक्सिम तो यूज करते हैं। पेरेंटल में सेफ्टोटैक्सिम, सेफ्ट्राइएक्सोन, है ना, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्टाजिडीन, सेफ्टापेराजोन। आप समझ में आ रहा होगा कि अब तो आ ही गया होगा कि भाई क्या है इसमें। फोर्थ जनरेशन में सेफिपीम और सेफपिरोम। तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं आई थिंक यूट्यूब में अवेलेबल, जो कि शायद मतलब याद कराने का कुछ कुछ ऐसे बताते हैं जिंगल्स, या कुछ अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, जिंगल नहीं, एग्जैक्ट वो वर्ड क्लिक नहीं कर रहा है, मतलब आपको कुछ ऐसे कोड वो जो होता है ना, जैसे है लीना के रब से फरियाद वरियाद, ऐसा ऐसा कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ बताते हैं, उसे याद कर लो तो अच्छी बात है। बाकी हाँ, ये इसको आपको लिखना पड़ेगा बहुत बार, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, और आपको लास्ट पेपर के मतलब मैं कहूँगा अगर पेपर आप 10 मिनट पहले भी आपके पास टाइम हो तो इसको जरूर देखना, क्योंकि भाई ये भूल जाते हो। सेफास्पोरिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और ये सब, कि कौन सा न्यूक्लियस होता है 7 अमीनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड न्यूक्लियस, mechanism of action सिमिलर टू दोज ऑफ पेनिसिलिन, वैसे ही इसका सिंपल सा है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है इसका, ठीक है। और क्या 5 जनरेशन पे बटा हुआ है, 5वां जनरेशन भी है किसका माँ के यहाँ? चौथा तो यहाँ तक है। फिफ्थ जनरेशन में कौन से हैं? हाँ, फिफ्थ जनरेशन में है सेफ्टारोलिन फोजामिल एंड सेफ्टो सेफ्टोबिप्रोल मेडोकैरल। ठीक है, ये बोथ आर प्रोडक्ट्स।
तो पांचवी जनरेशन भी अगर चाहो तो इसमें ऐड कर लेना भाई, है ना। फिफ्थ वाली कौन सी है? फिफ्थ में दो है। एक है कौन सी? सेफ्टारोलिन फोजामिल। अरे यार, क्या लिखा हूँ मैं? छोड़ो भाई, मैं नहीं लिखूंगा। फिफ्थ जनरेशन भी है, बस इतने ये बता दे रहा हूँ। इसमें कौन सी? सेफ्टारोलिन फोजामिल और सेफ्टोबिप्रोल मेडोकैरल, सॉरी। ठीक है, मेडोकैरल प्रोडक्ट्स होती है दोनों। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एमआरएसए, है ना। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एस्नोमोनिया एंटेरोकोकस फेकालिस एक्सेट्रा, दे आर इंडिकेटेड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शंस। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी इसका यूज कर सकते हो, कॉस्पेट रेजिस्टेंट। मतलब ये मतलब तगड़ी वाली है ना फिफ्थ जनरेशन है। ऑब्वियसली जब जनरेशन अपग्रेड हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी लीथैलिटी भी बढ़ जाएगी उस क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। ओरली पेनिट्रिली दे सकते हो, एक्सक्रीटेड मेनली अनचेंज थ्रू किडनी बाय ईदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। सम सेफालोस्पोरिन मेटाबोलाइज इन द बॉडी एक्सक्रीशन सेप्टोकन। ठीक है, ये सब इतना अपन को ध्यान नहीं देना है, क्या क्या करते क्या नहीं। लाइक पेनिसिलिन एक्टिव। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन आपके सबसे ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। जीआई डिस्टर्बेंसेस, पेन एट द साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन, है ना। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज ऑल्सो सीन, पर्टिकुलरली नहीं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल सकती है। फिर को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफेलोथिन, या फिर अगर आप कहो कि cephalosporin plus and gentamicin increase risk of nephrotoxicity। intolerance to अल्कोहल, भाई अल्कोहल के साथ नहीं देना है ना। खासकर सेफ्टोटेटान और सेफ्टोपेराजोन पर अपन तो इंटॉलरेंस टू अल्कोहल डाइसल्फाम लाइक इन्फेक्शन रिएक्शन हो सकता है। सीवियर ब्लीडिंग, तो जिसकी वजह से इधर हाइपरप्रोथ्रोम्बेनेमिया थर्मोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। अपन मतलब सिर्फ नाम नाम भी एडवर्स इफेक्ट पे लिखोगे तो चल जाएगा एकदम, तुमको बताना नहीं है। और ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम्म ये जनरेशन और इसमें फिर ड्रग किसके अगेंस्ट क्या यूज आता है, किसके अगेंस्ट नहीं आता है। फिर आते हैं अपन कार्बापेनम्स में। कार्बापेनम में आते हैं अपने इमीपेनम, मेरोपेनम, डोरीपेनम, एटापेनम और फेरोपेनम। कार्बापेनम इसमें पेनम्स वाला ग्रुप नहीं है ना। ये तो ये आ गया अपन यहाँ पे। नहीं है, अलग से तो नहीं दिया। पेनिसिलिन और उससे पहले भी नहीं है ना। कार्बोपेनम और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, होती भी नहीं है एक्चुअली में। बहुत रिपीटेड क्या, मतलब क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं है आई थिंक, रेयरली। नहीं नहीं पूछा मेरे को जितना याद है कि कार्बोपेनम पे तो नहीं पूछा था कभी भी। पर इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अपन पूरा ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी 1 घंटे का ये लेक्चर हो गया, तो अपन कार्बोपेनम्स नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही अपलोड कर दूँ फिर, क्योंकि मेरे को अभी फिर बैठना ही है।